कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं सभी। चलिए, तो स्टूडेंट्स आज से जो है हम एक नई सीरीज क्लास 12th राजस्थान बोर्ड के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। गणित के लिए मैथमेटिक्स की सीरीज आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स की सीरीज ऑलरेडी हमारी चल रही है, तो आज से हम जो है गणित स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 12th की। और उसमें जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा मैथ का चैप्टर नंबर 1 संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शंस। अब इस चैप्टर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये चैप्टर देखिए, एक तो बहुत से बच्चों को मतलब 80% बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता है या समस्या है इसमें। और यही चैप्टर नहीं, क्लास 12 के कुछ कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं। डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, क्यों लगते हैं ये भी सोचने वाली बात है। कारण क्या है? तो देखिए, ये जो चैप्टर्स हैं ये डिफिकल्ट इसलिए लगते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये चैप्टर्स आपकी प्रीवियस क्लास की नॉलेज पे डिपेंड करते हैं। पिछली क्लास में जो आप पढ़ के आए हैं उस क्लास में आपने जो नॉलेज प्राप्त की है उन चैप्टर से रिलेटेड कहीं ना कहीं वो नॉलेज आपको इन चैप्टर्स में यूज आएगी ही आएगी। इसलिए बच्चों को ये चीज मुश्किल लगती है, इसलिए बच्चों का इसमें इंटरेस्ट नहीं रख पाता है। वो कोशिश करते हैं पर कुछ समझ में नहीं आ पाता है क्योंकि पुराना क्लियर नहीं है, 11th क्लास का क्लियर नहीं है, और फिर वो क्या करते हैं, अपना इंटरेस्ट खो देते हैं उसमें से। उनको इंटरेस्ट नहीं आता है तो सीख नहीं पाओगे। सीख तभी पाओगे जब उस चीज में इंटरेस्ट आएगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। अब इस चैप्टर की बात कर लें अगर हम, संयुक्त फलन, तो देखिए ये जो चैप्टर है कंप्लीटली बेस्ड है आपकी 11th क्लास में चैप्टर नंबर 2 और उसके साथ ही साथ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 2 और 1 ज्यादा एम्फेसिस 2 पे रहेगा, पर 1 की नॉलेज भी होनी चाहिए। क्लास 11th की, क्लास 11th के ये जो 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2 और चैप्टर 1, ये आपको ढंग से क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को सीख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये क्या 11th क्लास का नाम ले लिया आपने, 11th क्लास में तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, 11th क्लास में तो हमने मजे किए हैं। क्योंकि प्रेशर रहता नहीं है ज्यादातर 11th क्लास में बच्चों के ऊपर, और कम ही बच्चे होते हैं जो पूरी तरह से ढंग से फुल कंसंट्रेशन के साथ उस क्लास के अंदर पढ़ रहे होते हैं। लापरवाही कर जाते हैं, 11th क्लास है ठीक है मजे करते हैं, और कहीं ना कहीं जाके उसकी परेशानी हमें 12th क्लास में उस परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अब क्या करें? तो देखिए, अगर आपको ये 2 चैप्टर्स क्लियर नहीं है तो इसी टाइम इस वीडियो को पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद या इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए वीडियो को। क्लास 11th का चैप्टर 1 और 2 खोलिए, उसको रिवाइज कीजिए, अपनी नोटबुक खोलिए, उसमें जो भी चीजें आपको बताई गई थी, लिखवाई गई थी, कंसेप्ट्स लिखवाए गए थे, बेसिक्स लिखवाए गए थे, वो सभी एक बार आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शंस बताए गए थे, रेंज बताई गई थी, प्रांत, परास, ये सब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स में। ठीक है, उसके बाद फिर इस वीडियो पे आइए। अब आप लोग बच्चों की ये समस्या मैं भी कहीं ना कहीं समझ पा रहा हूं कि सर 11th क्लास में तो हमने मजे किए हैं, पढ़ाई कम की है, मजे ज्यादा किए हैं। तो आपकी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए आज की हमारी ये जो क्लास है, मैं सिर्फ आपको बेसिक्स क्लियर करवाऊंगा। बेसिक्स क्लियर करवाऊंगा किसके? फलन के। आज हम सिर्फ फलन पढ़ेंगे। फलन के बारे में जो भी बेसिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बट इसको स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को कुछ देर के लिए बंद करके पहले चैप्टर 1 और 2 रिवाइज कीजिए। अब आपको 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहे हैं, वो आपकी कैपेसिटी पे है, बट वो जितना भी समय लग रहा है रिवीजन के बाद, उसके बाद ही इस वीडियो पे आइए आप। ठीक है, हालांकि मैं आपको पुराना जितना हो सकेगा मैं बेसिक रिवाइज करवाऊंगा इस लेक्चर में। आज का ये पूरा जो लेक्चर है हमारा पुराने
जो आपके जो टॉपिक्स हैं 11th क्लास के, या फलन में जो आप सीख के आए हैं या जो मैंने सिखाया है, उसी के ऊपर बेस्ड है आज का ये टॉपिक, आज का ये जो लेक्चर है हमारा। तो आज हम बेसिकली क्या सीखेंगे, फलन सीखेंगे, ठीक है, फंक्शंस। तो आप लोग तैयार हो जाइए फंक्शन सीखने के लिए। हम रिवाइज करेंगे आज 11th क्लास का टॉपिक फंक्शन। अपने कॉपी और पेन तैयार कर लीजिए, फंक्शंस देखेंगे अब देखिए फंक्शंस की बात करेंगे आज हम, फलन का रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन जो है या फलन जो है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब होता है कोई कार्य करना, ठीक है। कोई पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको बोलेगा हाँ भाई तुम्हारा हार्ट जो है वो इस तरीके से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है, सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। या कोई मशीन वगैरह होती है, उसके लिए हम हमारी आम भाषा में बोलते हैं कि हाँ भाई ये मशीन जो है वो सही तरीके से फंक्शन कर रही है, या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ये सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है। तो बेसिकली फंक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ कार्य करना, कुछ प्रोसेस करना। समझ में आ गई बात। चलिए, तो फंक्शन को समझने के लिए मैं आज आपको एक बेसिक सा बिल्कुल उदाहरण समझाऊंगा, एक बेसिक मशीन का उदाहरण समझाता हूं। तो देखिए आप सबने चक्की तो देखी होगी, आटा चक्की जो होती है, उसी का एग्जाम्पल लेते हुए आज हम फंक्शंस को समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक आटा चक्की होती है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो जैसी भी है आप उसको समझ लीजिए। ठीक है, ये एक आटा चक्की मान लेते हैं अपन, जिसमें जो भी मोटर वगैरह जो भी फिट है, ठीक है, वो मान लेते हैं, जो भी वायरिंग वगैरह हो रखी है, मोटर वगैरह फिट है। अब हम इसमें क्या करेंगे, करते हैं इस आटा चक्की में यहां से कुछ अनाज वगैरह ये डालते हैं और यहां से हमें कुछ आटा या दलिया जो भी है वो मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, किसी भी मशीन में मशीन को इनपुट देते हैं और आपको अपने को क्या देती है मशीन, आउटपुट देती है। कंप्यूटर का देखा होगा आपने, कंप्यूटर के बारे में सुना है, इनपुट आउटपुट के बारे में, कि हम कुछ कीवर्ड माउस के कीबोर्ड से या माउस से कुछ इनपुट देते हैं और प्रिंटर या मॉनिटर स्क्रीन के द्वारा, इन सब के द्वारा जो है कंप्यूटर हमें क्या देता है, आउटपुट देता है, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी मशीन है, दो चीजों पे कार्य करती है, इनपुट और आउटपुट पे। अब ये चक्की है, तो इस चक्की में हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे गेहूं दे सकता हूं इनपुट के रूप में, बाजरा दे सकता हूं, मक्का दे सकता हूं, चावल दे सकता हूं, ज्वार दे सकता हूं, चने दे सकता हूं, और भी कई जो भी चीजें हैं जिनका आटा या दलिया हम प्राप्त कर सकते हैं, वो सब चीजें हम इसमें इनपुट के रूप में दे सकते हैं। जब मैं इस पे इनपुट दूंगा, अब आपको पता है हर चक्की में एक सेटिंग होती है, बट आजकल इलेक्ट्रॉनिक चक्कियां भी आने लग गई है, इलेक्ट्रॉनिक चक्कियां भी आने लग गई है आजकल, बट बटन दबाओ, आटा चाहिए, दलिया चाहिए, उस हिसाब से चक्की की सेटिंग हो जाती है। तो मान लो मैंने इस चक्की में सेटिंग कर दी आटे की, कि भैया यहाँ पे ये जो चक्की है ये आटा पीसेगी, मतलब जो गेहूं में डालूंगा या इनमें से कुछ भी मैं डालूंगा तो ये क्या करेगी, उसको पीसेगी आटे के रूप में, ठीक है। उसका अपना काम करेगी, इसकी मोटर जो भी कार्य करती है घूमने का, और फिर इसमें जो पिसाई का काम होता है वो ये काम करेगी, और आउटपुट में मैंने आटे की सेटिंग की है तो आटा मिलेगा। समझ में आ रही है बात। अब गेहूं में डालूंगा तो गेहूं का आटा मिलेगा, बाजरा डालूंगा बाजरे का आटा मिलेगा, मक्का डालूंगा मक्के का आटा मिलेगा, और इसी प्रकार से और अन्य चीजें डालूंगा तो आउटपुट के रूप में मुझे ये सब चीजें मिलेगी। इनपुट में यहां से डालूंगा, बीच में जो कार्य कर रहा है गेहूं से आटा बनने का, बीच में जो फंक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है, ये हमारी मशीन के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो मशीन है ये क्या कर रही है, कुछ फंक्शन कर रही है, कुछ कार्य कर रही है, कुछ फलन कर रही है, और उसका फल हमें बाद में आउटपुट के रूप में प्राप्त हो रहा है। समझ में आ गई बात। कुछ फंक्शन हो रहा है और उसका आउटपुट, कुछ फलन हो रहा है, उसका फल हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है।
ठीक है, तो ये एक बेसिक सी चक्की का स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो इनपुट हम दे रहे हैं, ये हम स्वतंत्र रूप से दे रहे हैं, ये स्वतंत्र रूप से दे रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट में हम कुछ भी दे सकते हैं, इनपुट में हम स्वतंत्र रूप से कुछ भी दे सकते हैं, पर आउटपुट जो होगा वो निर्भर करेगा किस पे, इनपुट पे। आउटपुट जो होगा, जो हमें मिल रहा है, वो क्या होगा, वो निर्भर करेगा, वो स्वतंत्र नहीं होगा। ठीक है, वो डिपेंड करेगा, डिपेंडेंट होगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा। निर्भर करेगा किस पे, निर्भर करेगा इनपुट पे। किस पे निर्भर करेगा, इनपुट पर निर्भर करेगा। कैसे, आउटपुट में क्या मिलेगा ये इस पे निर्भर करेगा कि मैं इनपुट क्या दे रहा हूं। गेहूं दूंगा तो गेहूं का आटा मिलेगा, ये तो नहीं गेहूं डालूं और चावल का आटा मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आउटपुट किस पे निर्भर कर रहा है, हमारे इनपुट पे निर्भर कर रहा है, परंतु इनपुट किसी चीज पे निर्भर नहीं कर रहा है। इनपुट हमारी जिस चीज की इच्छा है वो हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि जो इनपुट है वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, परंतु जो आउटपुट होता है वो निर्भर करता है किस पे, इनपुट पर। ठीक है, अब ये जो इनपुट है ये इंडिपेंडेंट तो होता है, स्वतंत्र तो होता है, पर इसकी कुछ लिमिट जरूर होती है। ठीक है, स्वतंत्र तो है पर इसकी कुछ ना कुछ सीमा है, कुछ परिसीमा है। ये नहीं आप कुछ भी उठा के इस चक्की में डाल दोगे। आपने कीले उठाई लोहे की, आयरन नेल्स उठाए और इसमें डाल दिए, तो क्या ये चक्की यहाँ पे आपको किलो का आटा देगी कभी? क्या ये आपको लोहे की किलो का आटा पीस के दे देगी? क्यों? क्योंकि इसका तो काम ही आटा देना है, कुछ भी डालो, ऐसा नहीं है। लोहे की कीले डाल रहे हो आप उठा के, मैंने मेरे उठा के रबर डाल दिया, जूते डाल दिए, तो क्या जूते का आटा मिल जाएगा? इम्पॉसिबल चीज, बिल्कुल इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो इनपुट होता है उसकी कुछ सीमा होती है। इनपुट की क्या होती है? सीमा होती है कि भैया ये चीज ही तुम डाल सकते हो। स्वतंत्र तो है, उसमें से क्या डालना है, जितनी भी चीजें डाल सकते हैं हम इसमें, उसमें से हमें क्या डालना है इनपुट के रूप में, उसका तो हमको, वो तो हम इंडिपेंडेंट रूप से कर सकते हैं, वो तो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, परंतु क्या क्या डल सकता है इसकी लिमिट है। हर चीज नहीं डल सकती है इसमें। ठीक है, जो इसका फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही आप डाल सकते हो, जो इसका कार्य है उसके अकॉर्डिंग ही इनपुट डाल सकते हो आप। ठीक है, तो इनपुट की क्या होती है? कुछ सीमा होती है। इसमें अगर मैं लोहे की कीले डाल दूंगा या कुछ और डाल दूंगा, ठीक है, रबड़ वगैरह, तो क्या होगा? ये चक्की काम करना बंद कर देगी, खराब हो जाएगी, फंक्शन करना बंद कर देगी, फंक्शन नहीं करेगी। फिर ये फंक्शन करेगी नहीं तो आउटपुट मिलेगा नहीं। समझ में आ रही है बात? तो इनपुट की क्या होती है? कुछ लिमिट होती है। ठीक है, अब ये जो इनपुट हम देते हैं, और ये आउटपुट हमें यहां मिलता है, तो ये जो इनपुट हम देते हैं इसको हम बोलते हैं, हमारी फलन वाली जो गणितीय भाषा है उसमें प्रांत। क्या बोलते हैं? प्रांत। और जो आउटपुट हमें मिलता है वो होता है उसका परास, डोमेन। प्रांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डोमेन। परास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेंज। ठीक है, परास को क्या बोलेंगे? रेंज, और प्रांत को क्या बोलेंगे? डोमेन। अच्छा भाई, एक चीज और है इसमें कि मैंने आटे की सेटिंग करी तो आटा मिल रहा है मुझे, पर ये सिर्फ ये मशीन आटा ही थोड़ी दे सकती है, देने को तो ये दलिया भी दे सकती है हमें। इन सब चीजों का और जितनी भी चीजें थी, 7-8 जितनी भी चीजें थी, उन सब का दलिया भी तो मिल सकता है ना। फंक्शन हमने आटे का करवाया इसलिए आटा दे रही है, पर दे तो ये दलिया भी सकती है। ठीक है, दे सकती है ना। पॉसिबल आउटकम्स, संभावित परिणाम, इसके क्या क्या मिल सकते हैं, उसमें क्या है? इन सब चीजों का आटा, साथ में इन सब चीजों का दलिया भी मिल सकता है। मिल हमें आटा ही रहा है आउटपुट के रूप में अभी, परंतु मिल तो ये भी सकता है, संभावना तो इसकी भी है कि इन सब चीजों का दलिया भी मिल सकता है हमें। समझ में आ गई बात? तो ये सब चीजें जो हमें मिल रही है और जो मिल सकती है, जो मिल रही है आउटपुट के रूप में और जो मिल सकती है, मतलब हमारा आउटपुट को क्या बोलते हैं हम? जो हमारा आउटपुट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? परास, रेंज, और इनपुट को क्या बोलते हैं? प्रांत। अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, तो परास जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो, और साथ में वो सब चीजें जो हमें मिल सकती है, वो सब मिलके क्या बनाते हैं? वो सब मिलके बनाते हैं सहप्रांत।
कोडोमेन। क्या बनाते हैं भाई? कोडोमेन बनाते हैं फंक्शंस में। ठीक है, तो कुछ कुछ अब आपको याद आ रहा होगा कि हाँ ये प्रांत नाम की चिड़िया कहीं पढ़ी तो थी हमने। ठीक है, परास कहीं देखा तो था, सहप्रांत कहीं पढ़ा तो था हमने 11th क्लास में, अब थोड़ा थोड़ा याद आ तो रहा है। ठीक है, तो जो इनपुट हम देते हैं वो क्या होता है? प्रांत। जो आउटपुट हमें मिलता है वो क्या होता है? परास। और आउटपुट में और जो जो मिल सकता था, मिला नहीं पर मिल सकता था वो, और जो मिल रहा है आउटपुट वो। ध्यान रखना, इसमें दोनों चीज आ जाती है, जो मिल सकता था और जो मिल रहा है वो सब मिला के क्या आ जाता है? सह प्रांत, ओ डोमेन। ठीक है, या तो सह परास जो है, या तो किसी फंक्शन का परास सह प्रांत के बराबर होगा, या परास सह प्रांत से छोटा होगा। ठीक है, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सह प्रांत परास से छोटा हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा, वो अभी आगे हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा चक्की का मैंने उदाहरण लिया है आपको फंक्शन को समझाने में। इस उदाहरण को आप उधार लीजिए, इसको अपने बेसिक जैसे भी लैंग्वेज में, मेरा काम यहाँ पे समझाने का था, मैंने आपको इसको समझाया। अब इसको कॉपी में कैसे उतारना है ये आपकी खुद की इंटेलिजेंसी पर डिपेंड करता है, आपके खुद का जिस भी तरीके में आपको समझ में आ सकता है उसके रूप में इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, ताकि आपको याद रहे, फिर दोबारा इसको पढ़ने की या मेरे को पढ़ाने की जरूरत ना पड़े। अब आपको याद रहे कि हाँ फंक्शन में ऐसा कुछ था, वो आटे की चक्की का उदाहरण सर ने लिया था। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए पॉज करके, फिर हम आगे देखते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। अब देखिए एक उदाहरण और लेते हैं हम। मान लीजिए एक बॉक्स बनाया मैंने, और इस बॉक्स में कुछ फंक्शन हो रहा है, कुछ फलन होगा। यहां से मैं इनपुट दूंगा और वहां से मुझे आउटपुट मिलेगा। ठीक है, मान लो इनपुट दिया मैंने यहां से 2 3 4, 2 3 4। ठीक है, आउटपुट मुझे मिल रहा है 14 21 और 28। समझ में आ रही है बात? इनपुट मैंने दिया 2 3 और 4, आउटपुट मुझे मिला 14 21 और 28। तो यहां देख के आपको पता लग रहा होगा कि दरअसल मैं कर क्या रहा हूं। 2 को 7 से गुणा करा तो 14 मिल गया, 3 को 7 से गुणा किया तो 21 मिल गया, 4 को 7 से गुणा किया तो 28 मिल गया। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे? यहाँ फंक्शन क्या हो रहा है, फलन क्या हो रहा है? इंटू 7। फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? फंक्शन हो रहा है इंटू 7 कर रहे हैं हम, जो भी चीज अंदर यहाँ से इनपुट दे रहे हैं उसको। तो प्रांत के रूप में मैंने ये दिया, तो वहां परास के रूप में मुझे ये प्राप्त हो गया। ठीक है, प्रांत के रूप में मैंने ये दिए, तो परास के रूप में मुझे वहां ये सब संख्याएं प्राप्त हो गई, और फलन क्या हो गया? इंटू 7। अब इसको फलन के रूप में कैसे लिखते थे हम? fx बराबर 7x, ऐसे लिखते थे, या y बराबर fx बराबर 7x। तो यहां जो y था हमारा वो तो क्या था? परास। ये जो x है ये हमारा क्या है? प्रांत, मतलब कि इनपुट। y क्या है? आउटपुट या रेंज। प्रांत क्या है? इनपुट। ये x या डोमेन। ठीक है, और ये 7x क्या हो रहा है? ये पूरा का पूरा फंक्शन है, ये पूरी की पूरी चीज क्या हो रही है यहाँ पे? ये फलन है, ये फंक्शन है। तो यहां से हम इनपुट देते हैं x के रूप में, इनपुट दिया 2, 7 2 से गुणा हुआ 14, फंक्शन हुआ, और आउटपुट मिल गया y के रूप में, क्या मिल गया? 14। फिर इनपुट दिया 3x का मान, 7 3 21 हुआ, और फलन के रूप में हमें क्या मिल गया? सॉरी, आउटपुट के रूप में y के रूप में क्या मिल गया? 21। फिर 3 डाला, फिर 4 डाला, 7 से गुणा किया तो 28। समझ में आ रही है बात? तो ये भी एक बेसिक सा उदाहरण है किसका? फलन का। इसको भी आप कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए अगला जो हम देखेंगे फलन के बारे में वो है कि भाई फलन का निरूपण कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है किसी फंक्शन का। तो जो फर्स्ट हमारा जो तरीका है वो है मैपिंग। मैपिंग के द्वारा कर सकते हैं। मैपिंग का क्या अर्थ होता है? प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण में क्या करते थे हम? इस प्रकार से 2 गोले बना लेते थे, ठीक है, या वृत्त बना लेते थे।
ये एक सेट होता था, ये एक दूसरा सेट होता था, सेट ए सेट बी। अब जैसे वो चक्की वाला उदाहरण लूं मैं, तो इस सेट ए में मैं क्या क्या रख सकता हूं, मैं वहां पे क्या क्या डाल रहा था, मैं वहां पे डाल रहा था, देखिए 4-5 चीजें ले लेता हूं मैं। चावल डाल रहा हूं, बाजरा डाल रहा हूं और गेहूं डाल रहा हूं, और एक चीज और डाल लेते हैं, मान लो मक्का डाल रहा हूं। समझ में आ गई बात? तो यहां मुझे मिल क्या क्या सकता है, उस मशीन, वो मशीन मुझे क्या क्या दे सकती है, वो सब चीजें मैं यहां लिखूंगा। इनपुट में यहां लिखूंगा, पर यहां मैं आउटपुट नहीं लिख रहा हूं। यहां मैं ये लिख रहा हूं कि वो मशीन इन सब चीजों से क्या क्या बना के मुझे दे सकती है। जैसे चावल से क्या क्या बन सकता है, चावल, आटा, गेहूं, आटा, मक्का, आटा, बाजरा, आटा, फिर चावल। अब चावल का दलिया तो नहीं मिलेगा, जैसे गेहूं, दलिया, बाजरा, दलिया, मक्का, दलिया। चावल का दलिया नहीं बना रहे हैं अपन, ठीक है, वो दलिया नहीं कहलाता है एक्चुअल में, वो चावल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो दलिया नहीं होता है वो। चलिए, अब मैंने चावल डाले थे, ये सेट ए ले लिया मैंने, सेट्स तो समझ में आता है ना, सेट बनाते थे अपन, ठीक है। तो सेट क्या होता है, जैसे सेट में मैंने ए में यहाँ पे ले लिया चावल। अब मैं चावल डाल रहा हूं तो मुझे क्या क्या मिल रहा है चावल में, चावल का आटा मिल रहा है मुझे, बाजरा डाल रहा हूं तो बाजरे का आटा मिल रहा था, गेहूं डाल रहा हूं तो गेहूं के आटा मिल रहा था, मक्का डाल रहा हूं तो मक्के का क्या मिल रहा था, आटा मिल रहा था। अभी मैं ये मान लेता हूँ, वो जो हमने फंक्शन लिया था उस चक्की वाले में, ये मक्के का आटा मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब तो हमारे क्या हो गए, ये सब तो क्या हो गए हमारे प्रांत। तो ये जो चीजें हैं जिन पे ये एरो जा रहा है, जिन जिन से जाके ये एरो मिल रहा है, वो सब चीजें, मतलब ये चारों चीजें, ये हो गए हमारे परास आउटपुट। और ये सारी चीजें मिला के क्या हो गई हमारी सहप्रांत। समझ में आ गई बात? तो ये एक तरीका होता है मैपिंग का, जिसमें हम इस तरह से दो गोले बना के उनका प्रतिबिंब दिखाते हैं एक तरह से, कि इसका प्रतिबिंब यहाँ है, इसका प्रतिबिंब ये रहा, इसका प्रतिबिंब ये रहा, इसका प्रतिबिंब ये रहा। समझ में आ गई बात? जैसे एक मिरर के सामने हमारी इमेज दिखती है, तो आप मान सकते हैं कि एक तरह से इसका प्रतिबिंब है। पर अभी हम फंक्शन समझ रहे हैं साधारण भाषा का प्रयोग करते हुए, ताकि हमें बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाए फंक्शन होता क्या है, ताकि 12th क्लास का जब हम टॉपिक स्टार्ट करें, ठीक है, 12th क्लास का जो भी टॉपिक स्टार्ट करें तो उसमें कोई समस्या ना हो, क्योंकि 2 चैप्टर है शुरू के जो फंक्शंस पे ही बेस्ड है। तो फंक्शंस और सेट्स, इनकी नॉलेज होनी चाहिए। पर फिलहाल मैं फंक्शंस को ही समझा रहा हूं आपको, सेट्स आप खुद देखेंगे 11th क्लास की। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसका एक और एग्जांपल मैं समझा देता हूं आपको, मैपिंग का ही, प्रति चित्रण के द्वारा किस प्रकार दर्शा सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं प्रति चित्रण का ही, मैपिंग का एक और उदाहरण ले लेते हैं। फिर से यहाँ पे मैंने गोला बनाया, यहाँ एक और गोला बनाया, मान लो ये तो है सेट ए और ये है सेट बी, ठीक है, सामुच्चय। अब मैं यहाँ पे गिनती लिखता हूँ -2, -1, 0, 1, 2, और यहाँ गिनती लिखता हूँ 1, 2, 3, 4। अब मैंने क्या देखा कि -2 का प्रतिबिंब 4 है, 2 का प्रतिबिंब भी 4 है, -1 का प्रतिबिंब 1 है, 1 का प्रतिबिंब भी 1 है, 0 और ले लेता हूं मैं, 0 का प्रतिबिंब 0, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 ये कुछ संख्याएं ली मैंने, और मैंने क्या देखा, -2 और 2 का प्रतिबिंब 4 है, 1 और -1 का प्रतिबिंब 1 है, और 0 का प्रतिबिंब 0 है। 2 और 3 का कोई प्रतिबिंब नहीं सॉरी 2 और 3 किसी के भी प्रतिबिंब नहीं है, या 2 और 3 किसी के भी आउटपुट परास नहीं है। तो देखो क्या समझ में आ रहा है यहाँ में, देखो ये कहीं ना कहीं वर्ग हो रहे हैं, -2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, चाहे -2 का वर्ग करो चाहे +2 का वर्ग करो, उत्तर +4 ही आएगा, चाहे -1 का वर्ग करो चाहे 1 का वर्ग करो, उत्तर 1 ही आएगा, चाहे 0 का वर्ग करेंगे 0 आएगा। समझ में आ गई बात? अब 2 और 3 नहीं आ रहा, बट ये आ सकते थे, आउटपुट हमें ये मिल सकता था, मिल नहीं रहा, क्योंकि आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है, इनपुट पर। मैं यहाँ पे √2 लिख देता,
तो √2 का वर्ग 2 हो जाता, मैं यहाँ √3 लिख देता तो √3 का वर्ग 3 हो जाता। मतलब हो तो सकते थे, बट हमने इनपुट ही नहीं दिया वैसा। अरे भाई हमने चावल डाला ही नहीं तो आटा मिलेगा ही नहीं चावल का, हमने डाला गेहूं है तो गेहूं का मिलेगा। पर ये थोड़ी है कि वो चावल का आटा बना नहीं सकता था, बना तो सकता था वो, ठीक है। तो 2 और 3 नहीं है किसी का। अब यहाँ पे ये तो हमारे क्या हो गए, ये हो गए हमारे प्रांत। अगर प्रांत की बात करूं तो प्रांत में हमारे पास क्या क्या है, प्रांत में जो है हमारे पास है ये सारी संख्याएं, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक है। परास की बात करूं तो जो जो इनपुट हमें मिले ये और ये हमारा परास हो गया। जो सॉरी आउटपुट हमें मिला, आउटपुट के रूप में जो चीजें मिली 0, 1 और 4, मतलब जिन ये यहाँ पे वो सब चीजें जो किसी का यहाँ के किसी इनपुट का प्रतिबिंब है वो सब हमारे परास हो गए। तो परास क्या हो गया, 0, 1 और 4। अच्छा सहप्रांत क्या हो गया, सहप्रांत क्या हो गया, ये सभी पॉसिबल आउटकम्स या पॉसिबल आउटपुट्स जो हो सकते हैं 0, 1, 2, 3 और 4, ये सहप्रांत हो गया। इसलिए सहप्रांत जो है या तो परास से बड़ा होगा या इसके बराबर हो सकता है कुछ केसेस में, पर ये इससे कभी छोटा नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात। ये इसका सदस्य, इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इसके सदस्य होंगे, पर जरूरी नहीं है इसके सारे एलिमेंट्स इसके सदस्य हो, ठीक है। ये सब चीजें आप समुच्चय में पढ़ के आए हो। तो ये फंक्शन का एक और निरूपण का तरीका है, मैपिंग का तरीका है, प्रतिचित्रण, इस तरह से कर सकते हैं आप। अच्छा अगर इसे हम फॉर्मूले के रूप में या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, फंक्शन ले रहे हैं f(x). हम जरूरी नहीं आप यहाँ x लो, आप a ले लो, b ले लो, c ले लो, d ले लो, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। पर हम ज्यादातर x ही लेते हैं चर राशि के रूप में। तो f(x) बराबर क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ग का फंक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, दरअसल वर्ग कर रहे हैं हम, इन चीजों का वर्ग कर रहे हैं। फंक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ग कर रहे हैं हम चीजों, ठीक है। तो वर्ग कर रहे हैं तो f(x) बराबर x², तो y बराबर f(x) बराबर x², जहां y तो क्या हो गया आपका, y हो गया आपका आउटपुट या परास, f(x) क्या है पूरा फलन, और x क्या है यहाँ पे प्रांत, इनपुट जो हम दे रहे हैं। तो x का मान डालते हैं, फंक्शन होता है, वर्ग निकल के आता है और y का मान आ जाता है परास के रूप में। y को यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते थे हम। कॉपी कर लीजिए इसको पॉज करके, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए आगे जो हम देखेंगे वो है फंक्शनलिटी टेस्ट, मतलब फलन का परीक्षण, कि भाई जो फलन हमें दिया है, जो भी चित्र हमें दिया है या मैपिंग हमें दी गई है, तो कैसे पता लगेगा कि कोई चीज फलन है भी या नहीं है, ठीक है। तो फलन के परीक्षण के लिए हम वही 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक तो हमारा है प्रतिचित्रण, पहला है प्रतिचित्रण, और दूसरा हम आलेख के द्वारा भी बता सकते हैं कि भाई कोई जो हमें जो रिलेशन, एक तरह से संबंध दिया हुआ है वह फलन है कि नहीं। देखो संबंध, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था आपने, प्रत्येक संबंध फलन हो यह आवश्यक नहीं है, परंतु प्रत्येक फलन एक संबंध होता है। प्रत्येक फलन क्या होता है, एक संबंध होता है, परंतु प्रत्येक संबंध एक फलन हो ये कोई आवश्यक चीज नहीं है, ठीक है। संबंध कई बार सिर्फ संबंध बन के रह जाता है, जरूरी नहीं है वो फलन है, परंतु फलन जो है वह संबंध होगा ही होगा। रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था हमने। थोड़ा संबंध होता क्या है कि 2 चीजों के बीच में कोई भी संबंध हम बना देते हैं, ठीक है। अब वो किसी नियम को या किसी संगतता को फॉलो कर रहे हैं, वो ये जो संबंध है ये किसी पर्टिकुलर नियम को फॉलो कर रहा है। नियम मतलब कि हाँ भाई संख्या का वर्ग कर रहे हैं या संख्या को 7 से गुणा कर रहे हैं या कुछ भी है, तो वो फलन हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो किसी नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो सिर्फ क्या बन जाएगा, संबंध। जैसे उस चक्की में मैं लोहे की कील डाल रहा था, तो मैंने क्या किया, चक्की में लोहे की कील तो डाली, तो एक संबंध तो बना दिया लोहे की कील का चक्की के साथ, इनपुट तो दिया ही ना मैंने, तो इनपुट के साथ तो उसका संबंध बन गया। बट लोहे की कील डालते ही फंक्शन नहीं होगा, चक्की खराब हो जाएगी।
तो फलन नहीं हो पा रहा, तो संबंध तो बना परंतु फलन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो कोई संबंध फलन है या नहीं है, कोई संबंध फलन है या नहीं है, ये कैसे पता लगता है? इसके लिए एक टेस्ट होता है, दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो प्रतिचित्रण द्वारा कर सकते हैं या आलेख के द्वारा भी किया जा सकता है। तो प्रतिचित्रण के द्वारा समझ लेते हैं पहले इसको। ठीक है, कैसे किया जाता है? देखिए, जैसे मान लो मैं उदाहरण लेता हूं, ये प्रतिचित्रण के द्वारा, मैपिंग के द्वारा दो मैंने वर्ग लिए। यहां मैंने बोला कुछ एलिमेंट्स है, कुछ तत्व हैं, ए बी सी डी, कुछ अवयव हैं यहां पे। ऐसे यहां भी कुछ अवयव हैं, एक्स वाई जेड और अल्फा, एक चिन्ह ले लिया अल्फा। ठीक है, अब इसमें मैं संबंध बता रहा हूं। क्या संबंध बता रहा हूं? कि भाई ए जो है वो एक्स के साथ संबंधित है किसी तरीके से। अब कैसे संबंधित है ये हम बात दिमाग नहीं लगा रहे हैं, कुछ फंक्शन हो रहा होगा उसमें। बी वाई के साथ है, सी जेड के साथ है, डी अल्फा के साथ है। समझ में आ गई बात? मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है। समझ में आ गई बात? तो इन सबका इधर कहीं ना कोई संबंध है। तो इसमें मैं क्या देख रहा हूं कि ये जो प्रांत वाला हिस्सा है ये प्रांत है और ये क्या है? सह प्रांत। ये सह प्रांत है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि भाई कहीं ना कहीं जो हमारा डोमेन जो है, प्रांत वाला जो हिस्सा है, सेट ए वाला जो हिस्सा है, इसका इन सभी का कोई ना कोई रिजल्ट हमें सह प्रांत में मिल रहा है। इन सभी का कोई ना कोई रिजल्ट हमें किसमें मिल रहा है? सह प्रांत में मिल रहा है। ठीक है, इस सेट ए का प्रत्येक अवयव, इस सेट ए के प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय क्या है? आउटपुट है या परास है, किसमें? सह प्रांत में। फिर से सुनिए मेरी लाइन। सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट ए के प्रत्येक अवयव का एक अद्वितीय परास सेट बी में है। समझ में आ गई क्या बात? मतलब ए का कोई ना कोई, सेट ए के ये जो अवयव हैं इसमें से ए का एक आउटपुट एक्स है, बी का आउटपुट वाई है, सी का आउटपुट जेड है, डी का आउटपुट कौन है? अल्फा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यहां ए में, प्रांत में जितने भी अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट है, उनका कोई ना कोई आउटपुट यहां होना चाहिए। समझ में आ गई क्या बात आ गई क्या समझ में? और अद्वितीय होना चाहिए। अद्वितीय मतलब केवल एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ए का एक्स भी हो गया और ए का वाई भी हो गया, तो ये फलन नहीं है। इस लाइन को थोड़ा और क्लियर कर देता हूं मैं, यहां पर लिख देता हूं क्लियर बिल्कुल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपको फलन का टेस्ट करना है कि कोई फलन है या नहीं है, तो देखो सेट जो ए है, अगर आपको इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखनी है तो आप क्लास 11th की मैथ की किताब देखना, उसमें राजस्थान बोर्ड की, उसमें पेज नंबर 26 पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, एग्जैक्ट डेफिनेशन। ठीक है, मैं बिल्कुल साधारण भाषा में आपको डेफिनेशन बता रहा हूं समझाने के हिसाब से। ठीक है, तो सेट ए के प्रत्येक अवयव का, अच्छा सेट ए क्या है हमारा? प्रांत है एक तरह से, तो आप प्रांत भी बोल सकते हो। ठीक है, प्रत्येक एलिमेंट या अवयव का सेट ए के प्रत्येक अवयव का
सेट बी में कोई ना कोई प्रतिबिंब बोल दो या आउटपुट बोल सकते हैं या परास बोल सकते हैं, बट परास नहीं बोलेंगे हम, कोई ना कोई प्रतिबिंब या आउटपुट बोल देते हैं। ठीक है, तो सेट ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में कोई ना कोई प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब भी कैसा, अद्वितीय प्रतिबिंब, अद्वितीय प्रतिबिंब अवश्य होगा। अब जरा इस लाइन को समझिए, क्या क्या है ये लाइन, कि भाई सेट ए के अंदर जितने भी, मतलब आप अगर कोई इनपुट डाल रहे हो तो उसका आउटपुट निकलेगा ही निकलेगा, वरना आपने इनपुट गलत डाला है, फिर फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चावल डाल रहे हो, बाजरा डाल रहे हो, मक्का डाल रहे हो, ज्वार डाल रहे हो, तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकल रहा है ना, आटा निकल के आ रहा है उसका। लोहे की कील डाली थी तो उसका आटा नहीं निकल के आया, उसका जो है आटा नहीं निकल रहा, क्यों? क्योंकि लोहे की कील से फंक्शन कर ही नहीं रही, चक्की खराब हो गई, चक्की काम करना बंद कर दिया, तो फिर वो फलन है ही नहीं। तो यहां अगर कुछ इनपुट है तो उसका आउटपुट जरूर होगा। ठीक है, और एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा, ये भी ध्यान रखना, एक इनपुट का एक ही आउटपुट होगा। आपने गेहूं डाला तो उसी टाइम आटा भी निकल रहा है और उसी टाइम दलिया भी निकल रहा है, ऐसा संभव है क्या? नहीं, या तो आटा ही निकलेगा या दलिया ही निकलेगा, तो एक ही आउटपुट निकलेगा। तो अद्वितीय प्रतिबिंब अवश्य होगा, किसमें? सेट बी में। ठीक है, तो ये बात अगर फिट बैठती है, ये चीज अगर किसी संबंध के लिए सत्य है, यह चीज अगर किसी संबंध के लिए सत्य है, तो वह संबंध क्या है? फलन है, वरना वो फलन नहीं है। समझ में आ गई बात? ये सत्य होना आवश्यक है। ठीक है, अच्छा, तो ये फलन है क्या? बिल्कुल ये फलन है। क्यों है फलन? अगर इस लाइन को मिटा दूं, क्योंकि पहली बात तो सभी अवयवों का कोई ना कोई प्रतिबिंब है, सभी अवयवों से एक एरो निकल रहा है। दूसरी बात, किसी भी अवयव का ऐसा तो नहीं है कि दो प्रतिबिंब है, नहीं है ना, सभी का एक एक ही है, तो ये जो है क्या है? एक फलन है। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं हम यहां पे। मान लीजिए यहां पे लिया 1 2 3, यहां लिया x y z, एक का प्रतिबिंब x, दो का प्रतिबिंब y, तीन का कोई प्रतिबिंब नहीं है, तीन का कोई प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, तो ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। तीन का प्रतिबिंब z है, नहीं है, एक का प्रतिबिंब x था, दो का y था, पर तीन का कोई आउटपुट नहीं निकल के आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये एक फलन नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, इनपुट डाल रहे हो तो आउटपुट निकलना ही निकलना चाहिए, आउटपुट नहीं निकल रहा है तो फंक्शन नहीं हो रहा। फिर कील डाल रहे हैं तो कोई आटा नहीं निकल के आ रहा, इसका मतलब फंक्शन हुआ ही नहीं, इनपुट गलत था। इनपुट है तो आउटपुट होगा, ठीक है, वरना फलन नहीं है फिर वो। ठीक है, कील डाली हमने तो संबंध तो बनाया, बट वो फलन नहीं है। तो कोई भी संबंध फलन कब होगा? जब ये चीज उस पर सत्य होगी। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लो यहां मैंने लिखा 1 2 3, यहां मैंने लिखा A B C। ठीक है, 1 2 3 A B C। अब एक का फलन A है, दो का फलन A है, तीन का फलन B है। सॉरी, एक का आउटपुट A है, दो का आउटपुट A है, तीन का आउटपुट B है। तो क्या ये फलन है क्या? ये फलन है क्या? बिल्कुल ये फलन है। क्यों है? क्योंकि 1 2 और 3, तीनों का ही कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है, तीनों का ही कुछ ना कुछ क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। अब ये हो सकता है कि दो इनपुट का एक ही आउटपुट हो, दो इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है, पर एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते। समझ में आ गई बात? कि हमने चावल डाला, गेहूं डाला, दोनों से ही आटा प्राप्त हो रहा है हमें, तो आटा एक आउटपुट हो गया, कॉमन बात करें तो। अब उसमें मैं लिख दूं गेहूं का आटा और चावल का आटा, तो बात अलग है। पर सिर्फ आटे की बात करूं तो इससे भी आटा प्राप्त हो रहा था, इससे भी आटा प्राप्त हो रहा था, पर इससे जो है दलिया प्राप्त हो गया। मान लो
इससे क्या प्राप्त हो गया, दलिया। या आटे की बात करूं तो आटे भी दो प्रकार का होता है, एक मोटा आटा होता है, एक पतला आटा होता है। इन दोनों से तो मोटा आटा प्राप्त हो गया, इससे पतला आटा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो आउटपुट तो तीनों से मिल रहा है। ठीक है, अब दो इनपुट का एक आउटपुट तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दो प्रांतों का एक सिंगल परिसर हो सकता है, परंतु एक प्रांत का दो परिसर नहीं हो सकते। एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते, दो आउटपुट इनपुट के एक आउटपुट हो सकता है। तो ये फलन है, क्योंकि सबसे पहली चीज क्या चेक करो कि यहाँ सभी का आउटपुट है क्या, बिल्कुल है। बस इसी बात पे खत्म हो जाती है चीज। ठीक है, अगर यहाँ सबका नहीं है तो गलत है। दूसरी चीज ये चेक करो कि क्या एक ही इनपुट के दो आउटपुट मिल रहे हैं क्या। जैसे मान लो मैं एक और ये बना दूं यहाँ पे 1 2 3 4 ABCD, एक का भी आउटपुट है, दो का भी आउटपुट है, 3 का भी आउटपुट है और 4 का भी आउटपुट है। ध्यान से देखना, एक का भी आउटपुट, दो का भी आउटपुट, 3 के दो आउटपुट, 4 का एक आउटपुट। तो अब आप क्या देखोगे कि आउटपुट तो सबके हैं, तो फलन होना चाहिए, परंतु इनमें से एक अवयव ऐसा आ गया 3 जिसके दो आउटपुट आ गए, तो ये फलन नहीं होगा। ये फलन का टेस्ट है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको अपनी लैंग्वेज में, जैसा कि आपको समझ में आए। फिर आगे देखते हैं। अब देखिए अगला है हमारा आलेख द्वारा किस प्रकार से परीक्षण कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आलेख द्वारा परीक्षण के लिए देखो, आलेख जो होता है वो x और y के मध्य बनता है। तो दो चर चाहिए हमें, एक तो x चाहिए और एक y। तो कोई भी जो फंक्शन होगा उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, y बराबर fx, जहां fx बराबर जो भी फंक्शन आपको करवाना है, भाई x को 2 से गुणा करवाना है, या x का वर्ग करवाना है, या x का घन करवाना है। मान लो x² ले लेता हूं, समझ में आ गई बात। पहले बताओगे कि y किसके बराबर है, fx के, जहां fx जो है वो क्या है, फंक्शन क्या है, x²। तो x तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत, इसमें तो इनपुट देंगे, और y क्या निकल के आएगा, परास। समझ में आ गई बात। चलिए अब y बराबर x², एक तरह से इसको मैं ये कह सकता हूं कि y बराबर क्या मिल रहा है मुझे, x² मिल रहा है। ठीक है, तो इसका जो समीकरण आएगा वो देखते हैं वो कैसा आएगा। ये x है, ये y है। मान लो x 0, x इनपुट है हमारा, तो y भी 0। समझ में आ गई क्या बात, x 0 तो y भी 0। चलिए x 1 तो y भी 1। ठीक है, x 2 तो y 4। एक मान और निकाल लेता हूं मैं, एक मान और निकाल ले, दो मान और निकाल लेता हूं, क्योंकि जब x² वाला बनता है तो स्क्वायर वाले में हमें दोनों लेने पड़ते हैं, प्लस का भी लेना पड़ता है और माइनस का भी लेना पड़ता है। तो +1 लिया है तो -1 भी ले लो, -1 लेंगे तो माइनस, तो x बराबर -1, तो y बराबर अब -1 का स्क्वायर 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जब x का मान हम -2 लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आ गई बात समझ में। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। ठीक है, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। चलिए ग्राफ बनाते हैं। x 0 y भी 0, कहां आ रहा है, यहां आ रहा है 0, 0। x 1 y 1 कहां पे आएगा, सॉरी ये माइनस का नहीं आएगा, x 1 y 1, x 1 घेरा y 1 घेरा, दोनों का आएंगे, यहाँ आएंगे 1, 1। x 2 y 4, x 2 घेरा और y 4 घेरा, यहाँ आएगा 2, 4। ठीक है, फिर x -1 और y 1, x -1 y 1 यहाँ आएगा, x -2 y 4, -2 और 4 यहाँ आएगा। जब हम इनको मिलाएंगे तो इलिप्टिकल शेप आ जाएगी इस तरह से, ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि y बराबर x² का ग्राफ है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा हमारा। ठीक है, अब इसका टेस्ट कैसे करें, तो आपको अगर टेस्ट करना है कि भाई ये जो fx बराबर x² है ये एक फलन है या नहीं, या ये सिर्फ एक संबंध है, फलन है या नहीं है। संबंध तो है, अब ये संबंध फलन भी है या नहीं है, ये टेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ग्राफ में पहले तो ग्राफ बना लो फंक्शन का,
फिर क्या करो, एक सीधी रेखा खींचो, हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन, एक सीधी रेखा खींचो, लंबवत रेखा खींचो। अगर लंबवत रेखा आलेख को एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है, मान लो ये जो रेखा है ये इस आलेख को एक से अधिक बिंदुओं पर काटती है। अब ये रेखा कौन सी, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल रेखा खींचनी है, ठीक है। क्या ये रेखा इस आलेख को, क्या ये रेखा इस आलेख को एक से अधिक बिंदुओं पे काट रही है, नहीं काट रही, बस एक ही बिंदु पे काट रही है। तो अगर केवल एक बिंदु पे काटती है तब तो ये फलन है, अगर एक ही बिंदु पे काट रही है तब तो ये फलन है, अगर एक से अधिक बिंदुओं पे काट रही है तो फलन नहीं है। बस ये एक तरीका है ग्राफ से देखने का। एक वर्टिकल मतलब कि लंबवत रेखा खींचनी है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेखा या क्षैतिज रेखा नहीं खींचनी है, लंबवत रेखा खींचनी है, ठीक है। और देखो वो लंबवत रेखा ग्राफ को एक से अधिक बिंदुओं पे काट रही है, क्या नहीं काट रही, तो मतलब क्या है, ये एक फलन है। और अगर एक से अधिक बिंदुओं पे काट रही है तो फलन नहीं है। तो ये इस तरह से आप ग्राफ के द्वारा चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए पॉज करके। अब चलिए इस फंक्शन को अब जो अभी मैंने लिया y स्क्वायर बराबर एफ एक्स बराबर, सॉरी y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, इसको मैं उल्टा कर देता हूं। क्या करता हूं, स्क्वायर तो इस पे लगा देता हूं और x इस पे रहने देता हूं, बराबर एफ एक्स, या इसको ऐसे लिख देता हूं। अब यहां क्या कर रहा हूं मैं, x फंक्शन क्या हो रहा है, सिर्फ फंक्शन में कुछ नहीं हो रहा, फंक्शन में सिर्फ इतना सा हो रहा है कि आप कुछ x का मान डाल रहे हो और आउटपुट में क्या चाहिए मेरे को, y का स्क्वायर। तो फंक्शन तो कुछ हो ही नहीं रहा, फंक्शन पे तो स्क्वायर हो ही नहीं रहा, आउटपुट में स्क्वायर चाहिए आपको, ठीक है। तो साफ पता लग रहा है यहाँ कोई फलन नहीं हो रहा, पर ग्राफ से कैसे चेक करें कि ये फलन है या नहीं है। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूं y स्क्वायर बराबर एक्स। चलिए इसके मान डाल लेते हैं। देखिए x का मान मैं लेता हूं 0, तो y का भी क्या मिलेगा 0। अब x का मान कुछ ऐसा लूं, x का मान कुछ ऐसा लूं जिसका अंडर रूट मुझे मिले। जैसे मान लो x का मान मैं लेता हूं यहां पे 4, तो y स्क्वायर बराबर 4, तो y बराबर प्लस माइनस 2। समझ में आ गई बात, ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए तो 4 रखूंगा तो एक तो प्लस 2 आ जाएगा और 4 रखूंगा तो एक माइनस 2 भी आ जाएगा, आएगा भाई, 4 में प्लस 2 भी आएगा और 4 में माइनस 2 भी आएगा, ठीक है। अगर मान लो x का मान मैं 2 रख दूं तो प्लस तो रूट में आ जाएगा। और क्या रख सकते हैं अपन, 9 रख लो तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का 3। एक बार 9 के साथ प्लस का 3 आएगा, एक बार 9 के साथ माइनस का 3 आएगा। चलो इसको बना लेते हैं, ग्राफ को बना लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। वैसे माइनस में जरूरत पड़ रही है क्या, नहीं पड़ रही है तो रहने दो, छोटा ही बना लो। इधर पड़ रही है क्या, y में माइनस में पड़ रही है तो कुछ संख्याओं की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। चलिए 0,0 यहां आ गया, प्लस का 4 और प्लस का 2, 1 2 3 4, प्लस का 4 और प्लस का 2 यहां बनेगा। फिर प्लस का 4 और माइनस का 2, अब x प्लस का 4 ये रहा और y माइनस का 2 यहां बनेगा। ये 4 और 2 और ये 4 और माइनस 2। फिर 9 और 3, अब 9x का 9 यहां आ रहा और y का यहां आ रहा है, तो लगभग ये यहां बनेगा 9,3 और 9 माइनस 3 तो 9 ये रहा और माइनस का 3 ये रहा, तो ये यहां बनेगा 9 और -3। अब इनको मिलाओगे आप तो कुछ ऐसी शेप आएगी। अब इस पे आप अगर एक वर्टिकल लाइन डालो, लंबवत लाइन डालो, तो देखो इसको 2 जगह काटेगी, 2 जगह काटेगी, 2 जगह काट रही है, इसका मतलब ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। समझ में आ गई बात। तो आप प्रतिचित्रण और ग्राफ दोनों विधि से बता सकते हैं कि फलन होगा या नहीं होगा। आ गई क्या बात समझ में। चलिए आज हम इतना ही देखेंगे इसमें, कल हम जो है फलनों के प्रकार देखेंगे, जो आपका बेसिकली
देखा जाए तो एक तरह से 12th क्लास की शुरुआत भी हो जाएगी, क्योंकि 12th क्लास में जो सबसे शुरू में जो फर्स्ट पन्ना है जो आपका इस चैप्टर का, उसमें आपको फलनों के प्रकार वगैरह ही समझा रखे हैं कि भाई एक एक फलन क्या होता है, बहु एक एक क्या होता है, ये सब चीजें आपको बता रखी है। ठीक है, एक एक फलन के बारे में वैसे आपने ये सब 11th क्लास में भी देखा है, एक बार दोबारा इसको बताया उसने रिवीजन पर्पज से कि एक एक फलन क्या होता है, बहु एक एक क्या होता है, और आच्छादक क्या होता है, और अंतरक्षेपी क्या होता है, ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। उसके बाद कल हम जो है हमारी अगली क्लास लेंगे। धन्यवाद।